हाँ जी भाई। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। चलिए जी। तो कितने सेट हो गए थे आप लोगों के? 3 सेट हमने लास्ट क्लास में सॉल्व कराए थे, आज हम 3 सेट और करेंगे। ठीक है। चलो भाई लोगों, आइए जी। पहला, फर्स्ट, वन ऑफ द अमेरिकन नेवीज ग्रेटेस्ट लॉसेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू वॉज इन्फ्लिक्टेड नॉट बाय द जापानीज बट बाय द वेदर। तो जो वर्ल्ड वॉर टू हुआ था, ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ा लॉस था ना नेवी का, वो जापानीज के द्वारा नहीं हुआ था। वो किसके द्वारा हुआ था? मौसम के द्वारा। तो ज्यादा नुकसान उन्हें जापानीज के नेवी के द्वारा नहीं हुआ था, उन्हें हुआ था मौसम के द्वारा। तो मौसम ने उन्हें क्या किया था? ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ठीक है। ऑन द इवनिंग ऑफ 17 दिसंबर, 17 दिसंबर की इवनिंग को 1944 में destroyers, cruisers and aircraft carriers of the third fleet task force 38 were replenishing stocks of food। ठीक है, वो क्या भर रहे थे? उसमें भोजन भर रहे थे। ये जो जितने भी वहां पर क्या थे, फ्लीट वगैरह यानी कि एयरक्राफ्ट वगैरह जो थे, जो जहाज वगैरह थे, उनमें भोजन भरा जा रहा था, ईंधन भरा जा रहा था और हथियार भरे जा रहे थे। ड्यूरिंग अ सी रेंडवू, ड्यूरिंग अ सी रेंडवू, रेंडवू होता है मीटिंग, है ना, विद सपोर्ट शिप्स, यानी कि जो साथ में जो जहाज आते हैं ना, उनकी मदद से। व्हेन अ शेविस टोर्नेडो स्ट्रक द फिलिपीन सी, जिस समय एक बहुत होता है भयानक टोर्नेडो जो है, उसने फिलिपीन सी को अटैक किया, मतलब स्ट्रक किया, मतलब टकराया। वन ऑफ द कमांडर सेड लेटर, और उनमें से एक कमांडर ने बोला कि माई शिप वॉज राइडिंग मशीन, मेरा शिप जो था एक तरीके से राइडिंग मशीन था। ठीक है, मतलब पानी में ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था। वी वर रोलिंग बिटवीन हीविंग क्लिफ्स ऑफ वाटर, मतलब पानी के लप जो होते हैं ना, पानी के बड़े बड़े, आपने देखा होगा ऐसे ही उछलती हैं वो धार सी, तो उनके बीच में जो है वो झूल रहा था ऐसे। कॉट इन सो स्ट्रॉन्ग अ वाइस ऑफ विंड एंड सी दैट हमारे 5,000 हॉर्स पावर, 50,000 हॉर्स पावर इंजन जो है वो बेसहारा हो गए, इतना खतरनाक था। इट वॉज 9 आवर्स बिफोर ही रिगेन कंट्रोल ऑफ हिज शिप्स। ठीक है, इट वॉज 9 आवर्स बिफोर, मतलब 9 घंटे पहले, कम से कम 9 घंटे पहले जो शिप है उसने कंट्रोल दोबारा पाया। आफ्टर द फ्लीट हैड बोब्ड लाइक हेल्पलेस शटलकॉक्स, और जो जे मतलब ये मान लो कि लगभग 8-9 घंटे के बाद उसे होश आया वहां पर। ठीक है, हेल्पलेस होके वो ऐसे शटल कॉक की तरह झूल रहा था। अनेबल टू प्रिवेंट कॉलिजन इन द स्लेज हैमर वेव्स, और स्लेज हैमर वेव्स का मतलब है वही जो भयानक खतरनाक वेव्स थी, उनके बीच में वो कंट्रोल नहीं पा रहा था। अब ये हो गया आपका अस्सी रेंडवू का क्या मतलब है? तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आंसर होगा इसका पहले का? अब मीटिंग एट सी, है ना, मैंने बता ही दिया। वोकेबलरी, ये क्वेश्चन सीधा सीधा एक तरीके से मान लो वोकैब का क्वेश्चन था, तो इसमें वोकेबलरी भी आ जाती है। स्लैज हैमर वेव्स का क्या मतलब है? क्या है यहाँ पर स्लैज हैमर वेव्स? वेव्स इन विच अ हैमर एंड अ स्लेज आर फाउंड, नहीं। वेव्स मूविंग लाइक अ स्लेज, वेव्स अ बिग हैवी हैमर, वेव्स हैमरिंग अ स्लेज, क्या मतलब है बताइए इसका? तो ये रहा उसने कहा इन द स्लैज हैमर वेव्स, मतलब जिनकी इंटेंसिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। बताओ क्या आंसर आया? सर आज की डीपीपीज नहीं डाली है। कौन सी? उसकी इंग्लिश की? किसकी बात कर रहे हो आप? हाँ जी, बताओ फटाफट। डीपीपीज तो डाली हैं यार, एक सेकंड। कौन सी डीपीपी की बात कर रहे हो, जरा मुझे एक बार ये बता दो। विच डीपीपीज आर यू टॉकिंग अबाउट? जी भाई लोग बताओ फटाफट, किसकी बात कर रहे हो आप? हम्म। तो चलिए जी, पहला वाला आंसर तो हो गया। सी रेंडरव्यू समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? सी रेंडरव्यू क्या है? दूसरा आता है स्लैज हैमर वेव्स क्या है, तो बिग हैवी हैमर की तरह। सी, ये यानी कि ऐसी लहरें जैसे एक तरीके से बिग हैमर होता है ना, भारी हथौड़ा, उस टाइप की तरह। तो ये होगा आपका सी हैमर। द शिप्स कॉट इन द टॉर्नेडो, जो जहाज टॉर्नेडो में फंस गया था, वो
कैस क्या कर रहा था, कंपेयर टू शटलकॉक्स, उसको शटलकॉक से कंपेयर किया गया है, या ट्रेडेड इन शटलकॉक्स, या वो शटलकॉक का व्यापार कर रहा है भाई। इसका मतलब है वो उसको शटलकॉक से कंपेयर किया गया है, जैसे शटलकॉक्स होती है ना जो, जब दो वो मारते हैं ना, दो लोग टेनिस खेलते हैं उसके बीच में फंस जाती है, तो ऐसे ही। चौथा, द अमेरिकन नेवी सफर्ड ग्रेट लॉस बिकॉज ऑफ वेदर, सी, मौसम की वजह से। फाइंडिंग अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स रिफिल, रिफिल करना मतलब रिप्लेनिश, रिप्लेनिश का मतलब ही होता है किसी चीज को दोबारा से भरना, रिफिल करना। चलो जी, गांधी जी को ट्रैवल करना पड़ा ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया इन कनेक्शन विद हिज जॉब की वजह से। वंस वाइल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन ही वाज आस्क्ड बाय वाइट पैसेंजर्स ने उसे कहा कि भैया फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से उतर जाओ और शिफ्ट हो जाओ वेन कंपार्टमेंट में। ही रेफ्यूज टू डू सो, ऐसा करने से मना कर दिया। देयर आफ्टर ही वाज पुश्ड फोर्सिबली, उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया और उनका लगेज जो था वो फेंक दिया गया प्लेटफॉर्म पे। और ये सर्दी थी, वो कांपते रहे पूरी रात। ही डिड नॉट गो टू द वेटिंग रूम, नहीं गए, बिकॉज द वाइट मैन स्लीपिंग देयर माइट इंसल्ट हिम, नहीं तो वहां पर जो गोरे लोग थे वो उनकी इंसल्ट कर देते। दिस इवन वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी एंड डिसाइडेड टू स्टे बैक इन साउथ अफ्रीका एंड फाइट अगेंस्ट दिस ब्लिटेंट जस्टिस। ब्लिटेंट जस्टिस का मतलब होता है ओपन जस्टिस, विक्ड जस्टिस आप कह सकते हो। White people asked Gandhiji to abandon the first class compartment because they treated Indians as inferior to them. They wanted to annoy, they wanted to avenge, नहीं, क्योंकि वो इंडियंस को कैसे ट्रीट करते थे, कैसे ट्रीट करते थे, इंफीरियर मानते थे, इसलिए उन्होंने कहा। वाई वॉज ही थ्रोन आउट, उनको क्यों बाहर निकाल कर फेंक दिया गया कंपार्टमेंट से, क्योंकि वो ही मिसबिहेव विद द वाइट्स, नहीं, ही रेफ्यूज टू सिप द वेन कंपार्टमेंट, क्यों बाहर निकाला गया, क्योंकि उन्होंने उस कंपार्टमेंट से जाने से मना कर दिया था, इसलिए बाहर फेंका गया उनको। वाई डिड ही नॉट गो टू द वेटिंग रूम टू स्पेंड द नाइट, वेटिंग रूम में वो क्यों नहीं गए। ही फियर दैट द वाइट मैन, हाँ, उन्हें डर था कि कहीं तो वाइट मैन जो है उनको फिर से इंसल्ट ना कर दें। और दिस इवेंट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी जी। क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब है कि उन्होंने ये इवेंट टर्निंग बैक क्यों था, क्योंकि इसलिए था क्योंकि उनका बुरा है ना, उनको बुरा व्यवहार किया गया था, इल ट्रीट किया गया था वाइट्स के द्वारा, इसलिए जो था ये इवेंट जो है इसके बारे में बात की गई है, क्योंकि गोरे लोगों ने गलत व्यवहार किया था। इल ट्रीट का मतलब होता है बुरे तरीके से व्यवहार करना, इसलिए ये टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का। चलिए जी, हो गया यहां तक। आओ अब बताओ इसको कैसे जोड़ोगे आप, शुरुआत कहां से करोगे। देखो, इन अकॉर्डेंस विद ऑफ से तो होगा नहीं, मेरे हिसाब से शुरुआत मुझे लग रही है यहां से होगी। रिवॉर्ड्स आर गिवन, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, सी, सब्जेक्ट तो यही है ना, तो ये दो ऑप्शन तो चले जाएंगे। अब आ जाओ यहां पर, रिवॉर्ड्स आर गिवन इन अकॉर्डेंस विद द एरार्कियल स्टेटस, तो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं किसके अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, तो जो आपकी रैंक होती है, स्टेटस होता है, उसके हिसाब से दिए जाते हैं। तो सी के बाद ए आना चाहिए, है ना। एंड आर नॉट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द सर्विसेज, और इकोनॉमिक वैल्यू जो सर्विस हम देते हैं उसकी इकोनॉमिक वैल्यू के अनुसार नहीं दिए जाते, तो फिर तीसरा ही इसका आंसर होगा। सेकंड वाले में क्या होगा, द अर्थशास्त्र इज, तो सब्जेक्ट तो यहां पर है द अर्थशास्त्र, और डी के दो ऑप्शन है हमारे पास, तो डी के बाद बी या डी के बाद ए। द अर्थशास्त्र इज वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट बुक, अर्थशास्त्र जो है वो बहुत सारी पुरानी किताबों में से एक है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा वन। नेक्स्ट, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांड्यन किंग्स, आर, आर से तो स्टार्ट नहीं होगा भाई इसका आंसर, तो इसका आर से तो खैर ऑप्शन भी नहीं है, इसके ज्यादातर आंसर अच्छा सारे एस से हैं, चलो तो द नेम मदुराई इवोक्स, मदुराई जो है ये याद दिलाता है किसकी, गोल्डन एरा की, उस युग की। एस के बाद मुझे लग रहा पी आएगा, पी ही आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एस, एस से शुरुआत होगी ये तो कंफर्म है, अगर एस से शुरुआत होगी, द नेम मदुराई इवोक्स इन द माइंड ऑफ द तमिल, the name Madurai evokes the golden era when their language, culture, and art flourished under the patronage of Pandyan kings.
एक सेकेंड, जो ये नाम है ना मदुराई, ये इवोक का मतलब होता है दिमाग में किसी चीज का आना। तो ये नेम जो है मदुराई, ये किसके दिमाग में आया, मतलब किसके दिमाग में किस चीज की याद दिलाता है, गोल्डन एरा की याद दिलाता है। लेकिन दिक्कत ये, अगर मैं इसके बाद पी लगा दूं तो इन द माइंड ऑफ तमिल्स, पता है क्या है, ये जो आर्ट फ्लरिश हुई है ना, ये जो मदुराई आर्ट है, ये किसके उसमें संदर्भ में दिखाया जा रहा है, अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सक्सेसिव पांड्यन किंग्स, उनके संरक्षण में फ्लरिश हुई है, उनके संरक्षण में ये बढ़ी है धीरे धीरे। तो फिर पी के बाद आर आएगा, ये भी कंफर्म आता है, और फिर पी के बाद आर, तो यही ऑप्शन जाएगा। तो ये जो नाम है ना मदुराई इवोक्स, ये लोगों के दिमाग में आता है, ठीक है, माइंड ऑफ पीपल, किसकी याद दिलाता है, गोल्डन एरा की, ठीक है। तो पहले ये आ जाएगा, ठीक, ये बैठेगा। नेक्स्ट, with the occult and the satanic which is turned os much also too, okay, his own favorite dreams to which he applied a rare faculty of Poe's work owes much to the concern of romanticism। अच्छा, ये तो सीधा सीधा आपने लगा दिया होगा, इसमें शुरुआत सीधी, ये पो, ये ना एक वैसा नाम है, तो क्या कहते हैं, जो यूरोपियन नेम होते हैं, अंग्रेजों के नाम होते हैं, ये वैसा नाम है, ठीक है। तो बस ये तो सीधा सीधा लगा दिया होगा आप लोगों ने कि शुरुआत बी से होगी। जो पोज वर्क है, मतलब पो ने जो लिखा है, ओज मच टू द कंसर्न ऑफ, वो दिखाता है रोमांटिसिज्म, ठीक है। तो आंसर इसका बी से स्टार्ट होगा, तो फोर्थ इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, द रिसेंट पॉलिटिकल इंसिडेंट बिटवीन द टू कंट्रीज विल इनएविटेबली काउंट अगेंस्ट द पीस प्रोसेस। हाँ, सिंपल है, जो रिसेंट पॉलिटिकल घटना हुई है किसके बीच में, दो देशों के बीच में, तो सी के बाद ए आ जाएगा, और सी के बाद ए इसमें ही है, तो फोर्थ आंसर बैठेगा, ठीक है जी। तो ये था आपका पहले वाला सेट। अब चलते हैं सेट नंबर 2 में। हाँ जी, एक टाइम पर 3 क्लासेस कैसे मैनेज करें, कौन कौन सी 3 क्लास एक टाइम पे हो रही हैं? अभी इंग्लिश की क्लास हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे कोई और क्लास हो रही होगी, बताना जरा, इस टाइम पे कोई और क्लास भी चलती है आपकी? ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम पे 3 क्लास हो रही होंगी। इट हैपेंड, जब इंग्लिश की क्लास होगी तब कोई क्लास नहीं हो रही होगी, ना एक्स की ना वाई की। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, प्रिपोजिशन कराएंगे नेक्स्ट चैप्टर। इट हैपेंड वन डे अबाउट नून, एक दिन दोपहर में क्या हुआ, गोइंग टुवर्ड्स माई बोर्ड, जब मैं अपनी बोर्ड की तरफ जा रहा था, तो आई वॉज एक्सीडिंगली सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित हो गया, विद द प्रिंट ऑफ अ मैंस नेक्ड फुट, एक आदमी के नंगे पैर के जो थे प्रिंट थे वहां पर किनारे पर, ऑन द शोर, विच वॉज वेरी प्लेन टू बी सीन इन द सैंड, जो कि साफ साफ उसमें रेत में दिखाई दे रहे थे। आई स्टूड लाइक वन थंडर स्ट्रक, और मैं वहां पे खड़ा था, ठीक है, लाइक अ थंडर, लाइक वन थंडर स्ट्रक, और एज इफ आई हैड सीन, जैसे मैंने घोस्ट देख लिया, भूत देख लिया, एपरीशन का मतलब था घोस्ट। आई लिसनड अ लुक्ड राउंड मी, आई लिसनड मैंने सुना, आई लुक्ड राउंड मी मैंने अपने इधर उधर देखा, आई कुड हियर नथिंग मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई दे रहा था, नॉर सी एनीथिंग ना कुछ दिखाई दे रहा था। आई वेंट अप द शोर, मैं किनारे पर गया, एंड डाउन द शोर, और नीचे आया, बट इट वॉज ऑल वन, लेकिन वहां पर एक ही चीज थी जो मुझे दिखाई दे रहा था, नो अदर इंप्रेशन बट दैट वन, लेकिन वही मुझे नंगे पैर जो थे वो दिखाई दे रहे थे। आई वेंट टू इट अगेन, मैं दोबारा वहां पर गया इसको देखने के लिए, इफ देयर वर एनी मोर, क्या वहां कोई और तो नहीं है, एंड टू ऑब्जर्व इफ इट माइट नॉट बी माई फैंसी, और मैंने ये देखा कि मेरा कोई सपना नहीं था, बट देयर वॉज नो रूम फॉर दैट, और उसकी कोई जगह भी नहीं थी, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द वेरी प्रिंट ऑफ फुट, टोज, हील एंड एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, वहां पर वो निशान जो थे वो थे, तो मेरा भ्रम नहीं था, वो सच था। On finding the footprint on the shore, what did the author do? Did not pay attention, observed it with curiosity, began to investigate its origin, or ran away in fear? बताओ, डर के भाग गया था क्या वो? डर के तो नहीं भागा था, वो तो बार बार क्या कर रहा था, चेक कर रहा था कि भाई ये हुआ क्या है। तो क्या आंसर होगा पहले वाले का, बताओ जरा। इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिया कि ये हुआ कहाँ से आया। Which one of the following words best describe the emotion evoked by the footprint?
तो कौन सा वर्ड है जो उसको फुटप्रिंट देख के उसको एकदम से दिमाग में आया, सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गया था वो। नेक्स्ट, हाउ डज द ऑथर कन्विंस हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कैसे कन्विंस किया? उसने ध्यान से पहले इसको केयरफुली एग्जामिन किया और फिर इसकी डिटेल्स को बारीकी से परखा। विच वन ऑफ दीज एक्सप्रेशंस बेस्ट ब्रिंग्स आउट द इफेक्ट ऑफ द फुटप्रिंट ऑन द ऑथर? हाँ जी, तो विच वन ऑफ दिस एक्सप्रेशंस, तो उसने क्या किया, जैसे उसने देखे वहां पर सारे फुटप्रिंट देखे तो उसने इधर उधर देखा उसके बाद। ठीक है जी। बाय फाइंडिंग टोल्ड अबाउट, नहीं बाय फाइंडिंग टोल्ड अबाउट तो खैर नहीं होगा, बाय फाइंडिंग टोल्ड अबाउट तो नहीं होगा। एक सेकेंड, बिगिन टू इन्वेस्टिगेट, विच वन ऑफ दिस एक्सप्रेशंस बेस्ट थिंग आउट ब्रिंग आउट द इफेक्ट ऑफ द फुटप्रिंट ऑन द ऑथर। अच्छा, ओ हो, लुक अराउंड नहीं, वो कह रहा है कि कौन सा एक्सप्रेशन उसके दिमाग में एकदम से उसे ऐसा लगा जैसे उसने घोस्ट देख लिया हो, भूत देख लिया हो। सॉरी, फोर्थ का ए होगा, है ना। नेक्स्ट, द पैसेज इज फुल ऑफ शॉर्ट सिंपल सेंटेंसेस, देयर पर्पज इज टू, यानी कि इस पैसेज में छोटे छोटे सेंटेंस हैं, उनका उद्देश्य क्या है? अब छोटे सेंटेंस दे रहा तो इसका मतलब है कि आसानी बना रहा है आपको समझाने के लिए, ठीक है, फैसिलिटेट इजी अंडरस्टैंडिंग। तो छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस किस लिए दिए जाते हैं? जिससे कि आपको आसानी की जाए समझने में किसी चीज को। नेक्स्ट, लॉन्ग अगो इन मंगोलिया देयर लिव्ड एन एम्पर, एक शासक था जो कि, अच्छा ये तो यार इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने पढ़ लिया होगा कि उसे बूढ़ा होने से, बुजुर्ग होने से डर लगता था। एक दिन उसने एक बूढ़े आदमी को देखा, है ना, निराश हो गया वो, अपसेट एट बीइंग रिमाइंडेड दैट सम डे ही टू, कि वो भी बूढ़ा हो जाएगा। उसने ऑर्डर दिया कि सारे बूढ़े लोगों को वहाँ से निकलवा दो, है ना, उसके राज्य से। वन डे, अब वो एक दिन बहुत भयानक तूफान तूफान आया, है ना, नथिंग वॉज सेफ फ्रॉम इट्स फ्यूरी, कुछ नहीं बचा। इट रोड इन टू द पैलेस, महल में भी घुस गया और सारा सामान वो उड़ा के ले गया, उसका गोल्ड, है ना, सब कुछ जो भी था वहाँ से। दे सॉ इट इन अ लेक, उन्होंने वहाँ पर इसको एक लेक में देखा। बट नो मैटर गॉट वॉज अ हैंडफुल ऑफ वाटर, लेकिन उसके हाथ में पानी आया। येट इट कुड बी प्लेनली सीन ग्लिटरिंग एंड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस। तो समझे ना इस पैसेज में क्या था? इट रोड, ये तो आपने पूरा पढ़ लिया होगा और ये बहुत आसान भी था, ठीक है, कि भैया वो राजा के उसमें वो तूफान आया महल में, और जैसे ये ना, इट रोड इनटू, जो तूफान है वो उसके महल में घुस गया, ठीक है, एंड ब्लू अवे द एम्पर, और उसका सामान सारा जो वहाँ से उड़ा के ले गया, इंक्लूडिंग उस प्राइसलेस गोल्डन पिक्चर। मतलब गोल्डन पिक्चर, पिक्चर तो वही होता है जो सुराई टाइप की होती है। बी फाउंड एंड ब्रॉट बैक टू हिम, पीपल वेंट इन सर्च ऑफ, और उसने कहा कि भाई जाओ उसे ढूंढ के लाओ, ठीक है। एंड दे सॉ इट इन अ लेक नियर बाय, उन्होंने देखा कि ये पड़ोस के यानी कि पास में जो झील है वहां पर है। बट नो मैटर गॉट वॉज अ हैंडफुल ऑफ वाटर, लेकिन उन्हें सिर्फ हाथ में क्या मिला, थोड़ा सा पानी मिला। येट इट कुड बी प्लेनली सीन, और ऐसा देखा जा सकता था कि ग्लिटरिंग एंड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, कि ये जो थी वो पानी के नीचे, जो पानी के सरफेस में जो है चमक रही थी। एम्प्रर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज, क्योंकि उसे ये दिमाग में आता था कि वो भी एक दिन बूढ़ा हो जाएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। पीपल सॉ द गोल्डन पिक्चर इन अ लेक नियर बाय, हाँ लेक की बात कर रहा है ना। द एम्प्रर्स ऑर्डर वर दैट ऑल द ओल्ड मैन शुड लिव इन हिज लैंड, नहीं लीव हिज लैंड, छोड़ के चले जाए वहां पे। व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर गेट, क्या मिला? अ हैंडफुल ऑफ वाटर, कुछ नहीं मिला वहां पर उनको, दे गेट नथिंग। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये भी हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये लाइन एक बार मैं देख लेता हूँ। They saw it in a lake nearby, but no matter got a handful of water, yet it could be plainly seen. अच्छा, हाँ, तो हैंडफुल ऑफ वाटर नहीं है क्योंकि नथिंग तो इसमें दिया है ना, नथिंग एट ऑल। हाँ, तो हैंडफुल ऑफ वाटर नहीं लाए, वो मिला नहीं उन्हें कुछ भी, नथिंग एट ऑल। तो नथिंग दिया है तो अब ये फिर यही आंसर होगा।
चलो जी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है फॉर अ वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और ब्रेव मैन टू मेक मनी द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ हिज थॉट्स। तो डी से हम शुरुआत करेंगे भाई लोगों यहाँ से, ठीक है। डी से शुरुआत होगी कि ये इम्पॉसिबल है एक वेल एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल और बहादुर आदमी के लिए, ठीक है, कि वो केवल पैसे को ही सबसे इंपॉर्टेंट समझे। तो डी बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेन्स अबाउट ऑल हिज नेबर्स एंड द नॉइज दे मेक। तो वो लगातार क्या करता है, कंप्लेन किसके बारे में करता है, तो सी के बाद ए आंसर हो जाएगा, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दैट आई कुड गो विद हिम वेरी एक्साइटेड व्हेन माय फादर टोल्ड मी। ओके, आई वाज वेरी एक्साइटेड, तो आर से शुरुआत होगी और आर का एक ही ऑप्शन है, तो फिर इसका सी आंसर होगा। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, अच्छा जी, आइंस्टीन वाज वीक, तो क्या बनेगा, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट, ऐसा माना गया कि आइंस्टीन जो था, सॉरी डी के बाद, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज आइंस्टीन वाज वीक इन अर्थमेटिक। हम्म, एक सेकेंड, अगर मैं इसको डी से स्टार्ट करता हूँ, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, भले ही वो एक ग्रेट साइंटिस्ट था, देखो यहां से तो शुरुआत होगी ये कि ऐसा माना गया है कि भले ही एक ग्रेट साइंटिस्ट रहा हो, लेकिन आइंस्टीन जो था वो कमजोर था स्कूल के दिनों से, तो बी के बाद सी आएगा। अब बी के बाद सी इसमें नहीं है ना, और ए से शुरुआत करेंगे नहीं हम, क्योंकि ये भी आएगा फिर, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश, डी से शुरुआत होगा, ठीक। तो डी के बाद ए आ जाएगा, तो सी इसका आंसर बैठेगा। डी के बाद आप बी भी नहीं लगा सकते ना, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश दैट आइंस्टीन वाज वीक इन अर्थमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, ऑल्दो अग्रेड नहीं, ऑल्दो पहले यूज करोगे, तो ए पहले आएगा, तो सी इसका आंसर बैठेगा फोर्थ का। नेक्स्ट, विजडम इज इक्वली नीडेड, बुद्धि भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन प्राइवेट लाइफ में, तो ठीक है, बी के बाद डी आ जाएगा सीधा सीधा, इन प्राइवेट लाइफ इन द चॉइस ऑफ गोल्स, ठीक है, गोल्स की चॉइस में। तो शुरुआत सब्जेक्ट बी से होनी थी और बी का तो एक ही ऑप्शन है, तो वैसे भी आपने डी मार दिया होगा, बी मार दिया होगा इसका आंसर। अच्छा जी, अ फ्लॉक बर्ड्स फ्लू इनटू एन इंडिगो एयरबस, यार ये ना आपने पढ़ा होगा, मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ इसकी समरी क्या है, कि ये जो एयरबस मतलब वही है, एरोप्लेन की बात हो रही है, तो अ, वो फ्लॉक का मतलब है उनका समूह, अ फ्लॉक बर्ड्स फ्लू, अ फ्लॉक बर्ड्स नहीं, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, चिड़ियाओं का एक समूह, ठीक है, वो उड़ा कहाँ से, इनटू, फ्लू इनटू एन इंडिगो एयरबस, मतलब एक इंडिगो का एयरप्लेन था, उससे वो टकरा गया, ठीक है। व्हेन एयरबस वाज अबाउट टू टेक ऑफ, जब एयरबस जो है वो टेक ऑफ करने वाला था पटना एयरपोर्ट पे, दिस मॉर्निंग एंड डैमेज द प्लेन्स इंजन, और प्लेन के इंजन को डैमेज कर दिया, बिफोर द कैप्टन स्लैम्ड द इमरजेंसी ब्रेक, इससे पहले कि कैप्टन ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। द क्लोज शेव हैज अगेन फोर्स द ग्लेयर ऑन द एयरपोर्ट ऑलरेडी अंडर द स्कैनर फॉर ऑब्स्टिकल इन इट्स लैंडिंग अप्रोच पाथ, तो बाल बाल वो बचा, ठीक है जी, बाल बाल वहां से वो बचा। एयरबस A320 89 पैसेंजर्स को ले जा रहा था एंड 6 क्रू मेंबर्स, और 6 उसमें क्रू मेंबर्स थे, हैड स्टार्टेड टेकिंग ऑफ, वो उड़ान भरना से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। व्हेन द बर्ड्स पॉसिबली अट्रैक्टेड बाय द वेस्ट पाइल अप, वो बर्ड्स जो थी वो किससे अट्रैक्ट हुई थी, वहां पर जो एयरपोर्ट पे वहां कचरा इकट्ठा हुआ था उससे, क्रैश इनटू द प्लेन ऑन द लेफ्ट अराउंड 8 AM, और वो 8:05 पे जो है टकरा गए। द पायलट हिट द ब्रेक्स, पायलट ने ब्रेक लगाए, ब्रिंगिंग द प्लेन टू अ स्क्रीचिंग हॉल्ट, स्क्रीचिंग हॉल्ट का मतलब होता है अचानक से उसको रोका, सेकंड्स बिफोर टेक ऑफ करने से जस्ट पहले, सेकंड्स पहले। सोर्सेज ने कहा, सैड द प्लेन वुड हैव बीन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 40 नॉटिकल माइल्स की स्पीड से जो है वो चल रहा था एट द टाइम, उस समय, ठीक है। फ्लाइट 6E385 वॉज शेड्यूल्ड, उसको शेड्यूल किया गया टेक ऑफ के लिए एट 8:10 AM फॉर दिल्ली के लिए एंड ऑनवर्ड टू हैदराबाद, बेंगलोर एंड विशाखापट्टनम। द लेफ्ट हैंड साइड इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट गॉट डैमेज, लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो डैमेज हो गई आफ्टर इट वॉज हिट, जब इसको बर्ड्स ने हिट कर दिया। देयर वर नो कैजुअलिटीज, कोई मौत नहीं हुई वहां पर फॉर्चुनेटली,
भाग्य से, एंड ऑल पैसेंजर्स को बाहर निकाल लिया गया इमीडिएटली आफ्टर द पायलट टुक इट टू द पार्किंग बे में, पार्किंग की साइड वो लेके गया उसको। एयरक्राफ्ट हैज़ बीन ग्राउंडेड, उसको रोक दिया गया वहीं पर, एंड इट विल ऑपरेट ओनली आफ्टर द सेफ्टी इंजीनियर्स ऑफ इंडिगो गिव अ फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, जब वो उसे एक फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट दे देंगे। एंड इंडिगो सोर्स एट द पटना एयरपोर्ट सेट, पटना एयरपोर्ट ने इंडिगो के जो वहाँ पर वो सोर्सेज होते हैं उन्होंने कहा। क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना, अ नैरो स्केप। तो पहले का आंसर हो जाएगा डी। वाई डिड द बर्ड्स फ्लाई इन टू द प्लेन? क्योंकि वो अट्रैक्ट हो गई थी ना उस कचरे से। ये रहा, ए हो जाएगा इसका आंसर। पैसेंजर्स वर अलाउड टू गेट ऑफ द प्लेन आफ्टर द प्लेन, जब उसको पार्किंग डे नहीं है, पार्किंग बे, पार्किंग बे में, पार्किंग साइड में उसको ले जाया गया, तब उसको उनको अलाउ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट। एयरबस क्या है? एक बताओ। एयरबस एक प्लेन है, ठीक है। कैसा प्लेन है? लार्ज प्लेन है, स्मॉल प्लेन है, छोटा प्लेन है? बताओ जरा क्या है, किसे कहते हैं एयरबस, किसको कहा जाता है? 89 पैसेंजर्स थे ना उसके अंदर, तो इसका मतलब तो छोटा तो नहीं होगा, तो फिर कैसा होगा? लार्ज प्लेन होगा। बस तो, अच्छा एयरबस बस तो है ही नहीं ना, क्या है? प्लेन है। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड इज अ टाइम, चाइल्डहुड एक समय होता है जब देर आर बहुत कम जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, टू मेक लाइफ डिफिकल्ट। उस समय में जिंदगी कठिन नहीं होती। इफ अ चाइल्ड हैज गुड पेरेंट्स, अगर बच्चे के पेरेंट्स अच्छे हैं, ही इज फेड, लुक आफ्टर एंड लव्ड वट एवर ही मे डू, उसे अच्छे से खिलाया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, ठीक है, उसे प्यार किया जाता है चाहे वो कुछ भी करे। इट इज इम्प्रॉबेबल दैट ही विल एवर अगेन इन हिज लाइफ बी गिवन सो मच विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग इन रिटर्न, और आगे जीवन में इतना सारा कुछ उसे नहीं मिलेगा, केवल बचपन में ही मिलता है बिना कुछ करे भी। उसके बाद तो, बचपन के बाद तो सब कुछ करेगा तो फिर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इन एडिशन लाइफ इज ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग, और बचपन के बाद क्या होता है, हर दिन कुछ ना कुछ लाइफ में ना समस्याएं आती ही रहती हैं, ठीक है। दैट हैव लॉस्ट देयर इंटरेस्ट फॉर ओल्डर पीपल बिकॉज दे आर टू वेल नोन, ठीक है। और स्टार्ट बचपन में सब कुछ नया नया होता है, लेकिन बाद में जो है वो सब कुछ पुराना हो जाता है। बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो अपना इंटरेस्ट जो है खो देते हैं। अ चाइल्ड्स लाइफ हैज़ फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इज फुल ऑफ मिजरीज, इज पैक्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैज़ नो टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। नहीं, बहुत ही कम जिम्मेदारियां होती हैं बच्चे की जिंदगी में। अ चाइल्ड गेट्स ऑल थिंग, बिना कुछ करे उसको सब कुछ मिलता है। अ चाइल्ड इज लुक्ड आफ्टर वेल, अच्छे पेरेंट्स के द्वारा, बाय गुड पेरेंट्स। फॉर अ चाइल्ड लाइफ इज अ सीरीज ऑफ न्यू, सब कुछ नया होता है बच्चे की जिंदगी में। ओल्ड पीपल टेंड टू लूज इंटरेस्ट थिंग्स बिलोंगिंग टू चिल्ड्रन, मतलब जो चीज़ें में इंटरेस्ट उन्हें बचपन में आता था ना, उन सब में वो इंटरेस्ट बाद में क्या करते हैं, खो देते हैं। तो 5 का आंसर भी बी ही जाएगा। चलिए जी, यहां से चलते हैं। देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रबल्स, ज़्यादातर मुसीबतें, ऑफ द प्रेजेंट डे, आज के समय की, अराइज, खड़ी होती हैं फ्रॉम, अराइज के पीछे फ्रॉम आ जाएगा, तो यानी कि सी बी डी, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि लोग खुद कुछ नहीं करते और दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसलिए ज़्यादा समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम अस, हमारे अलावा, ठीक है, देयर वर सेवरल अदर पीपल, वहां पर और भी बहुत सारे लोग थे, तो सी के बाद डी, डी के बाद बी। नेक्स्ट, कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव, अच्छा, इन सिटीज अराउंड द विलेजेस थ्रू आउट द ईयर, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज इन सिटीज, अच्छा यहां से स्टार्ट होगा ना बी से, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज इन सिटीज अराउंड द विलेजेस कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अगर इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी शहरों में, गांव के आसपास वाले शहरों में, तो उससे काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा और लोग एक्टिव रहेंगे, गांव वाले किसान जो हैं साल के साल। तो इंडस्ट्रीज एक्टिव होंगी किस में, सिटीज़ में। अगर ग्रोथ होगी इंडस्ट्रीज की सिटीज़ में, सिटीज़ में ही होगी, तो बी के बाद डी, और डी के बाद ए, और ए के बाद सी, तो इसका भी सी बैठ रहा है। नेक्स्ट, द सिनेमा ऑफर्स
नॉट ओनली अम्यूजमेंट बट ऑल्सो अ वैल्यूएबल एड टू एजुकेशन। हाँ तो ये आ रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, BCDA बैठेगा। नेक्स्ट, पीपल फॉलो फैशन, लोग फैशन को फॉलो करते हैं टू रेज देयर स्टेटस, अपना स्टेटस रेज करने के लिए, एंड टू गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर, और दूसरों से एक्सेप्टेंस पाने के लिए। तो DACB ये बैठेगा, सी आंसर होगा इसका। क्या स्कोर रहा आपका इसमें बताइए। हाँ जी, क्या स्कोर था आपका इसमें तीसरे वाले में। सर ये वाला तो मेरे एग्जाम में आया था, पैसेज ये वाला। देखो जितने पैसेज मैं करा रहा हूँ ना, मोस्टली चांसेस है कि उसी में से फंसेगा, और ये वाला पैसेज कई बार आ चुका है। ठीक है। हाँ, पैसेज को भी मॉक टाइप में डलवा दीजिए। पैसेज को मॉक टाइप में डलवा दें। यार पैसेज को अगर मॉक टाइप में डलवाएंगे तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि एक बार पढ़ लिया तो दोबारा रट्टा थोड़ी लगाना है। ये वो कैब तो है नहीं कि दोबारा रट्टा लगा लेंगे इसका, है ना। अच्छा शुरू में डलवा दें। चलो, आउट ऑफ आउट, गुड। ठीक है भाई, तो अगले आज की शीट्स जो हैं आपकी वो आपके पास आ जाएंगी, आप उनको प्रैक्टिस करना। ठीक है। मैक्सिमम जित देखिए प्रैक्टिस से ही होगा। अच्छा अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिससे पैसेज नहीं बन पा रहा है, PQRS तो फिर भी बन रहे होंगे, कुछ बच्चों से ऐसा हो सकता है कि पैसेज ना बन पाए, तो मैं आपको बताऊं धीरे धीरे ही रीडिंग लगानी पड़ेगी उसको। एक दिन में अगर पहले दिन ही सबके PQRS बन जाए या पैसेज बन जाए, फिर तो इंग्लिश में कोई मेहनत ही नहीं करेगा, है ना। तो धीरे धीरे करो, कंटिन्यू करो। शुरू में एक क्वेश्चन सही होगा, दो क्वेश्चन सही होगा, और मैं हिंदी तो बताता ही हूँ सबकी, ऐसा कोई पैसेज थोड़ी ना जिसकी हिंदी नहीं बता रहा हूँ, तो बाद में मैं जब हिंदी बताता हूँ उससे समझा करो कि क्या हिंदी आज बताई है ना। चलिए जी, तो वोकेबलरी कैप्सूल भी आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे भाई लोगों। ठीक है, आज बन जाएगा, या तो आज ही डाल देंगे या कल से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी आपका सब सही चल रहा है, पैसेज वगैरह और जितना भी डोलो वगैरह जो भी हैं। ठीक, चलिए जी, तो कल चलते हैं भाई लोगों, कल स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, कल वोकेबलरी कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कल वोकेबलरी के सेट कराऊंगा। चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।